धरने के शुरका से इमरान खान खिताब करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैसल ने बड़ी लंबी इंट्रोडक्शन दी, एक चीज कहना भूल गए कि इमरान खान आज इश्तिहारी भी बन गया है, दहशतगर्द भी है, क्योंकि दहशतगर्दी ने कोर्ट ने फैसला किया है कि मैं बड़ा खतरनाक आदमी हूं और जेल में मुझे जाना चाहिए। और आज इश्तिहार भी निकला है मेरा। मेरे पाकिस्तानियों बाद में भी गो नवाज गो होगा। सुकून की नींद सुलवाने के लिए गो नवाज गो ना हो तो मैं नींद ही नहीं आ पाती अच्छी। तो मैं आपके सामने सिर्फ ये जो अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह आपके गले साफ करवाऊंगा और सुकून दिलवाऊंगा, रिलैक्स करवाऊंगा। तो पाकिस्तानियों, हमारे लिए ये जो इश्तिहारी इमरान खान बन गया और परवेज खटक चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा के इश्तिहारी बना दिया है। असद उमर, जो कि शायद ही पाकिस्तान में किसी को ऐसी नौकरी थी, एक मल्टीनेशनल का चेयरमैन, करोड़ों रुपए की महीने की तनख्वाह छोड़ के आके मुल्क की खिदमत करा, उसको भी इश्तिहारी बना दिया है। और शाह महमूद कुरैशी, यानी शाह महमूद कुरैशी के मुतल्लिक आप जो मर्जी कह दें, उसको ये नहीं कोई कह सकता कि वो इश्तिहारी बन सकता है कभी भी। शरीफ आदमी है, जो जानता है उसको। तो ये पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपके सामने सिर्फ इस मौजू पे बात करना चाहता हूं। बाद में मैं नौजवानों के, बहुत नौजवान भी यहां हैं, ISF भी यहां हैं, आपके लिए भी, कि देखें ये आज पाकिस्तान इधर पहुंचा कैसे? पहुंचा इसलिए हमारा मुल्क आज तबाही के किनारे पे खड़ा इसलिए कि अल्लाह का एक कानून है सजा और जजा का। अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई, सजा और जजा का मतलब एक अल्लाह का इंसाफ का कानून है। वो जब इंसाफ का कानून एक माशरे में निकल जाता है, जब एक इखलाकियात, मोरालिटी एक माशरे में खत्म होती है, माशरा तबाह हो जाता है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब एक कौम कैसे मरती है? मौलाना साहब ने कहा, जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। एक इकोनॉमिक कोलैप्स, माशी तौर पे कौम के मरने से पहले कौम के अंदर मॉरल कोलैप्स आता है। उसकी खलाकियात पहले खत्म होती है, फिर माशियात खत्म होती है। और ये आप देखें कि ये हम सबको जो इन्होंने इश्तिहारी बना दिया। और यहां एक नौजवान है, आना जरा सामने, ये अदील, ये कितने दिन आपने जेल में गुजारे? 27 दिन जेल में। 27 दिन जेल में इसने, अदील ने गुजारे। नहीं सुना, जरा जुल्म सुने कि अदील ने 27 दिन जेल में गुजारे कि ये पीटीवी के ऊपर अटैक किया। ये अदील पीटीवी के करीब भी नहीं था, ये इधर कंटेनर के साथ था। और ये डीजी खान गया वापस, पकड़ के इसको वहां से लेके आए, अडियाला जेल में 27 दिन गुजारे। एक नौजवान मुल्क के लिए जज्बा रखता है, अपने तौर पे
एक जुनून की वजह से यहां आता है, और इसको पढ़ा लिखा हमारी उस मिडिल क्लास का नौजवान जो अपनी ताकत से मुल्क में ऊपर आना चाहते हैं, जो एक सोच रखते हैं कि पाकिस्तान अजीम मुल्क बनेगा, नए पाकिस्तान के लिए यहां आया और उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। ये नौजवान, मैं जिस तरह ये नौजवान पीटीवी के ऑफिस के करीब भी नहीं था, उसी तरह हमारे में से कोई भी तहरीक इंसाफ का पीटीवी के इसलिए नहीं पास किया कि मैं यहां से कह के चला था कि हमने किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। ये मेरी रिकॉर्डेड तकरीर है, और मैं इसमें था, कंटेनर में सोया हुआ, जब मुझे बताया गया कि पीटीवी के ऊपर अटैक हुआ, और मैंने फौरी आके ऊपर कहा कि ना करो, और कोई तहरीक इंसाफ को कहा कि किसी किस्म का, और ये भी अदील ने भी सुना मेरी तकरीर, मैंने यहां कहा कि हमने किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं जाना, हम सड़क पे एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसको जेल में डाला, मेरे वारंट निकाल दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर ये बादशाह सलामत नवाज शरीफ और इसके खानदान की आप तनकीद करते हैं, आप जो मर्जी कर लें, अगर इनकी तनकीद करते हैं, इसको जुर्म समझते हैं और इसके ऊपर आप जेल में जा सकते हैं। और अगर इनके साथ गुल्लू बन जाए आप, और आप कानून भी तोड़ें, आप इस मुल्क में टैक्स की चोरी करें जो नवाज शरीफ ने की है, आपका समझी है एफिडेविट दे कि आपने अरबों रुपया मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा है, चोरी करके बाहर भेजा है, आप बता ना सके कि अरबों रुपए की दौलत आपकी किधर से आई, वो दौलत आप डिक्लेयर ना करें, वो आप अपने जो असासे हैं वो झूठ बोलें और सही डिक्लेयर भी ना करें, कानून की खिलाफ वर्जी करें, असेंबली में जाके झूठ बोलें। जब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज को कहा कि यहां के पैसे जमा करवाओ, उन्होंने पैसे भेजे, इन्होंने फॉरेन करेंसी के अकाउंट फ्रीज कर दिए, अपना वादा तोड़ के अपने पैसे बाहर भिजवा दिए। और आप वो नवाज शरीफ हैं जिनके सारा खानदान पैसा बनाने पर लगा हुआ है, आपने इस मुल्क में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। छांगा मांगा में आपने सियासतदानों को भेड़ बकरियों की तरह खरीदा, आपने लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की, आपने आर्मी चीफ को रिश्वत देने की कोशिश की बीएमडब्ल्यू से, आपने जजेस को खरीदा, आपने अरबों रुपए के कर्जे लेके माफ करवाए, आपने एसआरओ लिए, एसआरओ से अपनी बीएमडब्ल्यू अंदर पे मंगवा ली, उसके बाद ड्यूटी फिर लगा दी। अपने स्क्रैप में आपने अरबों रुपया बनाया, ड्यूटी फ्री स्क्रैप बना के, एसआरओ लेके, और उसके बाद अपने जो आपका मुकाबला कर रहे थे उनको आपने खत्म कर दिया। शुगर मिल की मशीनरी इत्तेफाक से बनती थी, उसके ऊपर पैसा बनाते थे, कर्जा मिलता उसको था जो भी शुगर मिल इत्तेफाक से बनाए, नहीं तो कर्जा नहीं पाकिस्तान के नेशनलाइज्ड बैंक देते थे। 3.5 अरब 350 करोड़ रुपए के बैंक के कर्जे 17 साल से नहीं दिए, लेकिन इलेक्शन लड़ते थे। लेकिन इनको पाकिस्तान का कानून नहीं पकड़ सकता, इनके ऊपर कोई वारंट कभी नहीं आती। इन्होंने एनआरओ लेके मुशर्रफ से बाहर चले गए मुल्क के, और हुदैबा पेपर मिल में ये बच सकते ही नहीं क्योंकि वो ब्लैक एंड व्हाइट केस है। एफिडेविट इसहाक डार का है, अब इसहाक डार मुकर गया है तो इसका यह नहीं मतलब कि नवाज शरीफ आपकी ट्रायल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मेरे पाकिस्तानियों, अगर आज हम यहां फंसे हुए हैं, वजह यह है कि ताकतवर मुजरिम को हमारा इंसाफ का निजाम नहीं पकड़ सकता। मुखालफीन ऑपोजिशन में बैठे हैं, उनके ऊपर केसेस, झूठी एफआईआर, जो इनका मुखालिफ है आप इनके साथ हो, आप जो मर्जी करें। इसहाक डार, इसके बेटे आज दुबई में अरबोपति हैं। हमें इसहाक डार बताए स्कूटर पे फिरता था 25-30 साल पहले, आज किधर से आया पैसा? हमें भी बताया कि राज क्या इतना अरबों
पति बनने का, कैसे आप बन गए? और भी लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपके पास क्या जादू था कि आप अरबपति बन गए? कि आपके बेटे की शादी हुई नवाज शरीफ की बेटी के साथ, तो नवाज शरीफ के जो साथ है वो जो मर्जी करे, कानून तोड़े, क्योंकि नवाज शरीफ भी तोड़ता है, जो मर्जी करे। पाकिस्तान का ना कानून का निजाम पकड़ सकता है इनको, ना हमारा नैब या एहतसाब इनको पकड़ सकता है, ना हमारी इलेक्शन कमीशन इनको इलेक्शन लड़ने से रोक सकती है, ना इनके रिश्तेदारों को रोक सकती है। असगर खान केस में दुरानी, असद दुरानी, जनरल असद दुरानी की रिटन एफिडेविट है कि 35 लाख रुपया मैंने नवाज शरीफ को 1990 में दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस है, आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं पकड़ेंगे नवाज शरीफ को, क्योंकि नवाज शरीफ का कमाल यह है, बिजनेसमैन है, सबके जमीरों का सौदा कर लेता है, सबको खरीद लेता है। जिधर जाओ, जब भी कोई बात हो, पैसा लगा देता है, क्योंकि वो पैसा दे के पावर में आता है और पावर में आके पैसा बनाता है और फिर उसी पैसे से इलेक्शन लड़ता है। और अब अपने बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं कि अपने बाद बच्चे बारियां लेंगे। अपनी बेटी को 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर बैठा दिया 1.5 साल से। क्या क्वालिफिकेशन थी उसकी? और अगर पैसा तो नवाज शरीफ आपके खानदान का था तो बेशक बैठा दे, लेकिन पैसा पाकिस्तान के टैक्स के लोगों का था, हमारा पैसा था। किस तरह आपने अपनी बेटी को 100 अरब के फंड पे बैठा दिया? क्या उसकी क्वालिफिकेशन थी? और मुझे मैं फख्र से कहता हूं, हमारे नौजवान जुबैर नियाजी ने चैलेंज किया केस, और मैं फख्र करता हूं उसके ऊपर कि खड़ा हुआ नौजवान और मेरिट की वायलेशन के ऊपर खड़ा हुआ। तो इन लोगों को और साथ आसिफ जरदारी को ले लें, सबको पता है ये नवाज शरीफ ने, इसी ने जेल में डाला उसको। आपको पता होना चाहिए कि 97 में आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ ने जेल में डाला था करप्शन पे। करप्शन में उसके पैसे पड़े थे बाहर, सरे महल था उसका, नवाज शरीफ ने उसको उठाया और अब दोनों भाई भाई बन गए। करप्शन उसकी खत्म हो गई है, क्योंकि अब वो नवाज शरीफ के साथ मिल गया है। करप्शन कोई केसेस नहीं होंगे, कभी जरदारी पे केसेस नहीं होंगे। दोनों अब जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं भाई। जमहूरियत खतरे इमरान खान से हो गई है, दोनों इकट्ठे हो गए। और इन्होंने साथ फिर मौलाना फजल रहमान को भी साथ मिला लिया है। और मौलाना फजल रहमान को मिला लिया साथ। सिर्फ मौलाना साहब बड़ा सस्ता अपना जमीर बेचते हैं, 3 वजारतों पे बिक जाते हैं, डीजल पे परमिट पे बिक जाते हैं, थोड़े से वजारतों पे बिक जाते हैं, वो भी साथ मिल गए हैं। अब मौलाना साहब ने एक दीनी कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मुझे पता है कि वो कहेंगे वो देखो इमरान खान यहूदियों का एजेंट है, इस्लाम खतरे में पड़ गया है, इमरान खान से बचाओ पाकिस्तान को। मैं मौलाना साहब से पूछता हूं, मौलाना साहब आपके होते हुए, जरदारी और नवाज शरीफ के होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है पाकिस्तान का मसला। एक कानून ताकतवर के लिए, दूसरा कमजोर के लिए। मैं तो खैर कमजोर नहीं हूं, लेकिन मेरे से डरे हुए हैं, खौफजदा है, डरा हुआ है। अच्छा, मैं अब मेरा क्रिकेट के तजर्बे के जरा मैं, और नौजवान भी यहां, मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। देखें, अगर इंसान क्रिकेट या स्पोर्ट्स में मुकाबला करना सीख ले और साथ वो पढ़ भी जाए, ये 2 चीजें, अगर आप पढ़ भी जाएं और स्पोर्ट्स में भी मुकाबला करना, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है,
उस इंसान को शिकस्त देना बहुत मुश्किल होता है। जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। स्पोर्ट्स आपको बताती है कि ऊंच नीच आती है, लेकिन एक सबक सिखाती है कि इंसान हारता तब है जब वो ज़हनी तौर पे हार मानता है, उसके बाद वो जीत नहीं सकता। और जब तक वो हार नहीं मानता, हार उसको हरा नहीं सकती। ये सबसे बड़ा सबक है आपको खेलों में कि जीता वो है जो आखिरी गेंद तक लड़ता है। ये नहीं कि जिसमें टैलेंट ज्यादा होता है, जो आखिरी गेंद तक मुकाबला करता है। और दूसरा सबक, जो अपनी गलतियों से सीखता है। दूसरा सबक, क्योंकि जब हम मुकाबला करते हैं तो ऊंच नीच आती है। जब बुरा वक्त आता है तो जो कामयाब स्पोर्ट्समैन होता है वो सोचता है किधर गलत किया मैं, क्या मेरी गलतियां थी, कैसे मैं ठीक कर सकता हूं। और अगर वो पढ़ लिख जाए तो जितना पढ़ता है इंसान, पढ़ा तालीम आपको एक ही चीज तो सिखाती है, एक तो नॉलेज देती है, दूसरा ज़हन की ट्रेनिंग देती है, आपको एनालाइज करने की कैपेबिलिटी देती है, आपको ज़हन को ट्रेन करती है कि आप बेहतर समझ आते हैं कि मेरी गलतियां क्या थी। आप तज्जिया बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको तालीम मिली हो तो आप तज्जिया बेहतर कर सकते हैं कि मैं गलत किधर गया। आपको कभी सीनियर सहाफियों या सीनियर कॉलमनिस्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद समझ जाते हैं कि मैंने गलती क्या की। क्योंकि यहां मैं अखबार पढ़ता हूं, कई लोगों को तो मैं सीरियसली पढ़ता हूं, कई लोगों की तो मैं ऊपर की एक लाइन पढ़ता हूं आखिरी, और मुझे पता होता है उसने क्या लिखना है।